हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ बचे हुए पार्ट। जैसे पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक देख लिए हैं, वहाँ तक तो हो गया। आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कैटालिस्ट होता क्या है, उसके बाद में देखेंगे कैसे ये रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है कैटालिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस कर लें। देखिए, कैटालिस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और परमानेंट उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, उसके फार्मूले में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है इसलिए कि इंटरमीडिएट में भाग लेता है। कैटालिस्ट रिएक्शन के बीच में भाग लेता है, इंटरमीडिएट में भाग लेता है, लेकिन फाइनल अगर देखा जाए उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में तो कोई चेंज नहीं होता है। जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सिर्फ ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है मैकेनिज्म को चेंज करके, जो हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसको चेंज कर लेता है और जिसके चलते वो एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कैटालिस्ट, तो क्या कहेंगे? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है विदाउट एनी परमानेंट केमिकल चेंज। तो सबसे पहले तो हम लोग कैटालिस्ट के बारे में लिख लेते हैं। इट इज ए सब्सटेंस which increases rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change, any permanent केमिकल चेंज। देखिए, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट क्या करता है, बढ़ा देता है, लेकिन उसके फार्मूले में उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट में भाग लेता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कभी कभी लोग ये समझते हैं कि कैटालिस्ट जो होता है टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक नेगेटिव कैटालिस्ट। ये बिल्कुल सेंस गलत है। वहाँ समझने का मतलब ये लोगों का होता है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ाता है और नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट घटाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कैटालिस्ट हमेशा रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट क्या करता है, कैटालाइज करता है, वो डिक्रीज नहीं करता है कभी भी कैटालिस्ट। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि कैटालिस्ट टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक नेगेटिव कैटालिस्ट। जब भी कैटालिस्ट की बात होगी तो समझिए कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। जो सब्सटेंस रिएक्शन का रेट डिक्रीज करता है उसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। उन्हें ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर दे, सेम ऐसा ही होता है, वो भी रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर देता है और फाइनली रिलीज हो जाता है। सिर्फ क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, इसलिए रिएक्शन का रेट घट जाता है। तो कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इनहिबिटर कहेंगे तो इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट, जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, उसको घटा देता है। तो इसलिए आप भूल कर भी ये नहीं कहेंगे कैटालिस्ट टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक नेगेटिव कैटालिस्ट। जो भी दिया रहता है बुक में वो समझिए गलत है तरीका लिखने का। तो अगर हम कुछ कैटालिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कर रहे हैं KClO3 है, पोटेशियम परक्लोरेट। इसका डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 3, तो ये बैलेंस हो गया। इसमें कैटालिस्ट MnO2 यूज किया जाता है। तो ये कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। उसी तरह आप सुने होंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हाइबर प्रोसेस। कैसे बनाते हैं अमोनिया को, नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, तो इस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसको भी बैलेंस कर सकते हैं आप। यहाँ ले लीजिए
3 यहाँ ले लेते हैं 2, इसमें आयरन ले लेते हैं हम लोग। उसी तरह हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का नाम सुने हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उसमें कैटलिस्ट लेते हैं, निकेल ले लेते हैं, पीटी ले लेते हैं, पीडी ले लेते हैं। तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। लेकिन ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट में भाग लेता है, फाइनली इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, जिस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं उसी फॉर्म में रिलीज हो जाता है, उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये हो गया कैटालिस्ट के बारे में। एक्चुअल में अब हम लोग को देखना है कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो देखिए, एक तो हम लोग इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, उसके हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना देते हैं। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाया गया है और इधर देखिए आपको है पोटेंशियल एनर्जी। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी है और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ प्रोडक्ट है और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ये जो पाथ दिखाया गया इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, हम लोग कैटालिस्ट मान लीजिए यूज नहीं किए, सिंपल पाथ है, जब हम लोग कैटालिस्ट नहीं यूज किए हैं उस सिचुएशन में पाथ दिखाया गया है। और जब हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। कैटालिस्ट ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, इसलिए रेट बढ़ जाता है। ये हो गया। अब ये हो गया, मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट कब का हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये जो पाथ दिखाया गया इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यह है इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट दिखाया गया है। तो ये पाथ है, देखिए इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ध्यान दीजिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है कब का, इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये एक्टिवेशन है एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो एक्चुअल में कैटालिस्ट क्या किया, ध्यान दीजिए, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, ये क्या है यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। और ये डैश क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो घट चुका है, यानी ये डैश लेस देन ये, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, ये क्या है इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो जैसे ही हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ये चीज हो गया। तो इसीलिए देखिए, ध्यान दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी तो घट गया,
पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, अभी इस रेंज में आई है। जो मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड करके यहाँ पहुँचता होगा तो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो बैरियर को क्रॉस करना है। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ के बीच में पड़ते होंगे वो तो रिटर्न हो जाते होंगे रिएक्टेंट में। अब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, तो जो मॉलिक्यूल इस रेंज में पड़ते होंगे तो बैरियर को क्रॉस कर देंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ऐसे मॉलिक्यूल जो बैरियर को क्रॉस करने वाले हैं उनका तो नंबर बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे पार्टिकल जो इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में वो रिएक्टेंट की तरफ आ जा रहे थे, वहीं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या करेंगे, इस रेंज वाले पार्टिकल तो इधर आ जाएंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक चीज़ ये है। तो हमेशा कोई आपसे पूछे कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं इसमें, आप समझ सकते हैं। एक चीज़ ये भी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ये हम कर रहे हैं, मान लीजिए रिएक्शन का ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच, इस केस में तो निगेटिव है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको तो चेंज करता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको भी चेंज कर लेता है। देखिए ये भी, इसका भी वैल्यू घट गया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो कैटलिस्ट दोनों का चेंज करता है एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है और बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देता है। इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई पूछे क्या कैटलिस्ट यूज करने के बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज होता है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि कैटलिस्ट यूज करने के बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को तो चेंज करता ही है, साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन के भी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द चेंज ऑफ एंथैल्पी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट does not change the change of enthalpy of reaction, the change of enthalpy of reaction, catalyst does not change the change of enthalpy of reaction। उसी तरह ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है उसको भी चेंज नहीं करता है, यानी कैटलिस्ट does not change the change of Gibbs free energy of reaction। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कैटलिस्ट जो होता है सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ मेन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कैटलिस्ट किसके एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, तो ध्यान दीजिएगा कैटलिस्ट जो होता है सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाता है। ये तो हो गया मेन था, कुछ पॉइंट था रिलेटेड कैटलिस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, पहले तो वीडियो पॉज करके आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन के भी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इन अब्सेंस सब कैटलिस्ट इतना है, पहले क्या था इतना पूरा, अब घट के इतना हो गया। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का तो एक्टिवेशन एनर्जी घटाता ही है, साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। इसलिए मान लीजिए कोई रिएक्शन
हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करेंगे, आसानी से अचीव कर लेंगे। अगर हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कम समय में इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग कम समय में इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही हम लोग कैटालिस्ट यूज कर लेंगे, कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा। इस जिसके चलते क्या हो जाता है, हम लोग इक्विलिब्रियम बहुत कम समय में अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों को चेंज करता है, दोनों को अफेक्ट करता है, ये दोनों के रेट कांस्टेंट के को इफेक्ट करता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के अपॉन के बी होता है, यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों के रेट कांस्टेंट को चेंज करता है कैटालिस्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को भी चेंज करता है और बैकवर्ड रिएक्शन के भी रेट कांस्टेंट को चेंज कर देता है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के यहाँ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या करता है कैटालिस्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को चेंज कर देगा, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को चेंज कर देगा और सेम रेशियो में चेंज करेगा। इसलिए जो होता है इनका रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है, के एफ अपॉन के बी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसलिए कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या करता है आपको, कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Catalyst does not change the value of equilibrium constant। कैटालिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। क्या चेंज करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा देता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देता है। इक्विलिब्रियम हम लोग कम समय में अचीव कर लेते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। यानी ये लिख सकते हैं आप, यू कैन अचीव द इक्विलिब्रियम इन वेरी लेस टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, बिकॉज कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको भी अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट equilibrium can be achieved in very less time because catalyst changes the rate of forward reaction as well as rate of backward reaction, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देता है। लेकिन इस ढंग से चेंज करता है कि इनके रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी कि ए का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अभी आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू को कैटालिस्ट से चेंज नहीं करता है तो कैसे चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर फिक्स है
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमेशा ये दिमाग में रख लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर, इस पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमेशा दिमाग में रख लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये हो गया है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे आर्हेनियस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कैसे रेट बढ़ जाता है। तो देखिए आर्हेनियस इक्वेशन के हेल्प से क्या है आर्हेनियस इक्वेशन आपका, k इक्वल टू a e⁻e/RT, यही है आर्हेनियस इक्वेशन। k तो रेट कांस्टेंट, a है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसे हम लोग आर्हेनियस फैक्टर भी कहते हैं, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, r क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये सारे टर्म के बारे में हो गया। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान दीजिए इन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, ध्यान दीजिए E/RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो ये पूरा वैल्यू घट जाएगा। तो अगर माइनस ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, E/RT निगेटिव लगा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। और इसमें ले लें E/RT, तो इसकी वैल्यू बढ़ रहा है, e समथिंग पावर अगर बढ़ रहा है, ये 1 से ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगा। तो ये तो मल्टीप्लाई किए हैं इसमें A⁻E/RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहीं तक k है तो k का वैल्यू तो बढ़ गया। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा है A to B जा रहा है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है k, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो A⁻1 हो जाएगा। यहाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। और यहाँ टेम्परेचर है वेरिएबल में, और दूसरा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर क्या कर दें, कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ ये घट रहा है, ये घट रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ये तो घट रहा है। तो रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसको तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग जैसे ही कैटालिस्ट यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिसके चलते रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। किस केस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के केस में ये हो गया। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम दे देता है आपको कि एक बार दे देगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, एक बार दे देगा इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहता है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं, इसको पहले वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। मान लीजिए दिया है रेट कांस्टेंट, एक तो इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट रेट कांस्टेंट K1 दिया है, K1 इक्वल टू A⁻E/RT है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। फिर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आपको दे दिया है, मान लीजिए रेट कांस्टेंट K2 हो गया, A⁻E/RT। यहाँ ये क्या है, ये डैश एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो अगर K2/K1 की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, K2/K1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये डिवाइड कर दीजिएगा K2 में तो क्या हो जाएगा, E⁻
ई ए डैश अपॉन आर टी, और नीचे क्या हो जाए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या लिख सकते हैं आप, के टू अपॉन के वन इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ई टू पावर माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये इसको अलग से लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा के टू अपॉन के वन, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ई टू पावर माइनस ये डैश अपॉन आर टी प्लस ये अपॉन आर टी। देखिए कॉमन ले लीजिए आप, नीचे ऊपर है आर टी, नीचे आर टी, इधर भी आर टी, तो के टू अपॉन के वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस, छोड़िए ये हो जाएगा आर टी कॉमन, ये बच किया जाएगा ये माइनस ये डैश अपॉन आर टी। आप इसको लिख सकते हैं के टू अपॉन के वन ई टू पावर ए डेल्टा ई अपॉन आर टी। अगर ये रेशियो पूछे, मान लीजिए टेम्परेचर दिया हो, चेंज ऑफ वैल्यू दिया हो एनर्जी का, तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं इसका रेशियो। कभी कभी मान लीजिए चेंज ऑफ एनर्जी पूछे, रेशियो दिया है, उस सिचुएशन में भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। आगे इसको बढ़ा देते हैं हम। मान लीजिए हम लोग को डेल्टा ई निकालना है, तो दोनों तरफ एल एन ले लेते हैं, एल एन के टू अपॉन के वन, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन आर टी। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर टी इधर आ जाएगा, आर टी एल एन के टू अपॉन के वन। अगर लॉग के फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के टू अपॉन के वन। इस तरह से चेंज ऑफ एनर्जी भी निकाल लेंगे। आपको टेम्परेचर दिया रहेगा और डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिया रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे। थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं इनहिबिटर का, इनहिबिटर के केस में क्या होगा उसको देख लेते हैं। ये तो कैटालिस्ट का इफेक्ट था। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या है, अगर हम कर रहे हैं इधर इधर तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक दूसरा प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखना है इसलिए इसको रहने देते हैं हम। इधर पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट, ये है ट्रांजिशन स्टेट। कैटालिस्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ये तो घटा देगा एक्टिवेशन एनर्जी को, लेकिन वहीं इनहिबिटर यूज करेंगे तो क्या करेगा इनहिबिटर, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। देखिए एक ही ग्राफ पर दिखा दे रहे हैं हम। ये कब का है, ये है इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये क्या है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और ये क्या है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। देखिए तीनों के केस में एक्टिवेशन एनर्जी अलग हो गया। ये किसके केस में है एक्टिवेशन एनर्जी, मान लीजिए E1 ये है,
चलिए हम तो ये इसको माने हैं एक्चुअल में, ये डैश है, ये क्या है, ये है, और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये डबल डैश। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी तो बढ़ गया डबल डैश, ये बड़ा हो गया किससे, ये से, ये बड़ा है ये डैश से। ये कब का एक्टिवेशन एनर्जी है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये कब का एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कर रहे हैं इसका, अगर मान लीजिए इस केस में इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर मान लीजिए हम ले रहे हैं K1 है, इस केस में रेट एब्सेंस ऑफ K2 है और K3 है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो इस केस में क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, K1 किस केस में लिए हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, K2 किस केस में, इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, और K3 किस केस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। K3 सबसे कम है। आप देख सकते हैं कि कैटालिस्ट यूज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए रेट बढ़ जाता है। और इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू घट जाता है, इसलिए रेट घट जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछे इनहिबिटर क्या है, तो इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और रेट को घटा देता है। तो अगर लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इनहिबिटर इज ए सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनहिबिटर इज ए सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द, inhibitor is a substance which decreases the rate of reaction itself undergoing any permanent chemical change। इसमें भी कोई permanent chemical change नहीं होता है। इस तरह से आपने देख लिया कि इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर ये काम करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो इस तरह से आप पूरा कंप्लीट देख लिए कि अगर कैटालिस्ट यूज करते हैं किसी रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इनहिबिटर अगर यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो कभी भूल के भी मत नहीं करना आपको कि कैटालिस्ट 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक निगेटिव कैटालिस्ट। ऐसा दिमाग में सेंस नहीं लाना। कैटालिस्ट हमेशा ही रिएक्शन का रेट बढ़ाता है और जो सब्सटेंस रिएक्शन का रेट घटाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। तो ये चीज़ ध्यान दिमाग में रखना है। आप इसको पूरा जो दिखाया गया है उसको वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग अब चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। रहने से इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कराएंगे प्रॉब्लम के बारे में। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग करिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है? द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। फॉलो द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है K इक्वल टू दिया है 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स और e टू पावर
माइनस 28,000 KT। कैलकुलेट ये लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सिंपल है, आप खुद ही सोच सकते हैं। आप हम लोग का आरएनएस इक्वेशन क्या है, K इक्वल टू AE⁻−EA/RT। इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे, तो ए का वैल्यू तो तुरंत निकाल लेंगे। अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू फाइंड करना होता है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो ए की जगह ये पूरा इतना है 4.5 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। और देखिए यहाँ E/RT की जगह क्या है, E/RT इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 28,000। के तो यूनिट है केल्विन में, और नीचे क्या है, टी है, तो टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E/R इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी कैंसिल आउट हो जाएगा। के यूनिट लिखा हुआ था केल्विन में, तो 28,000। तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू लिखेंगे 28,000 इधर इंटू R हो जाएगा 28,000। R का वैल्यू SI में क्या होता है 8.314 यूनिट आ जाएगा जूल पर मोल। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जूल पर मोल। और इसको स्मॉलर वैल्यू में लिखना है तो किलो कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 28 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा किलो जूल पर मोल। 1000 से डिवाइड कर दिए हैं तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो ये तो निकल गया। अब वीडियो पॉज कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। ए रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, द रेट कांस्टेंट आर K1 K2 एंड K3। द ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू दिया है K1 K3/K2, ये दिया है K इक्वल टू दिया है K1 K3/K2, और साथ ही साथ दिया है इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आर 40, 30 एंड 20 किलो जूल पर मोल, द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, पूछा है ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी। और साथ ही साथ एज्यूमिंग A to be कांस्टेंट फॉर ऑल, पूरे रिएक्शन के लिए क्या है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, पूरे रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट है। और K इक्वल टू मान लीजिए हम लिखते हैं K इक्वल टू AE⁻−EA/RT, और K1 इक्वल टू लिखते हैं K1 इक्वल टू AE⁻−EA1 लिख देते हैं अपॉन RT, EA1 के लिए। उसी तरह K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू AE⁻−EA2/RT, और E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K3 इक्वल टू हो जाएगा AE⁻−EA3/RT। ये हो गया। चलिए अगर मान लीजिए हम इसको पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं K का, तो K इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इक्वल टू लिखेंगे K1 लिखेंगे वैल्यू सब। K1 का वैल्यू कितना है, K1 इक्वल टू लिखेंगे AE⁻−EA1RT इंटू लिखेंगे K2 की जगह E⁻−EA/A2/RT, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा AE⁻−EA3/RT। एक मिनट, ये 3 है ना, तो 3 है और ये क्या है 2 है, तो ये एक ये तो कट जाएगा। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू ए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक बच जाएगा, E⁻- ले लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसान रहेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस, अब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस बाहर हो जाएगा, EA1 + EA2 -
सॉरी ये 3 है ना, ये 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस, ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा आर टी। और इसको कंपेयर करें इससे, के इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इक्वल टू माने हैं के इक्वल टू ए टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इधर क्या है ए टू पावर माइनस E1 प्लस E3 माइनस E2 अपॉन आर टी। कंपेयर करिए, ए का कैंसिल आउट हो जाएगा, आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E3 और माइनस E2। और सब वैल्यू तो रखा है। फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 40 है, थर्ड का कितना है 20 है, और सेकेंड का कितना है 30 है। इसको रख दीजिए सब, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 30, ये आ जाएगा आपको 30 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से के का जो है ओवरऑल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 30 किलो जूल पर मोल। तो इस पहले जो भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे ढंग से आप पढ़ें, पहले तो अपने से प्रयास करें करने का, जब नहीं समझ में आता है तब सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जा रहा है। यानी अगर R2 अपॉन R1 की वैल्यू ले तो 3 हो जाएगा। आपको बताए थे इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 अपॉन K1। बताए थे रिलेशन, याद होगा तो आपको, नहीं तो अगर एक बार फिर से देखना है तो देख लीजिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन A टू B जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग K1। मान लीजिए A लिखेंगे एट T1 पर, फिर अगर ये R1 है, R2 लिखेंगे K2 A एट T2 टेम्परेचर पर। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे इसमें से इक्वेशन, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 2 में 1 से डिवाइड करते हैं R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 अपॉन K1। तो इसी की वैल्यू तो 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू 3 दिया है तो क्या हो जाएगा K2 अपॉन K3 का K1 का वैल्यू भी 3 आ जाएगा। और फार्मूला हम बताए थे लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या होता है E अपॉन 2.303 R A1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर एलसीएम ले लेंगे तो T2 हो जाएगा, इधर T1 हो जाएगा, तो और सिंपल हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए T2 माइनस T1 और नीचे क्या हो जाएगा T1 T2। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। T1 क्या है आप रख लीजिए, T1 20 है डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन बदल दीजिए 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो 20 प्लस 273 कैल्विन यानी 293 कैल्विन। T2 कितना हो जाएगा, इसमें 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 273, तो 50 प्लस 273 कैल्विन 30 इसमें जाएगा 20 यानी 323 कैल्विन। ये हो जाएगा, पुट कर लीजिए सभी वैल्यू। ये हो जाएगा log 3 K2 अपॉन K1। ये निकालना हम लोगों को, ये 2.303 R की वैल्यू रख लीजिए SI में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T2 का वैल्यू निकल गया है 323 माइनस T1 के कितना है 293, यानी ये हो जाएगा T1 का वैल्यू 293 इंटू 323 आ गया। ये सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ये इक्वल टू निकल गया, ये इक्वल टू log 3 का वैल्यू कितना 0.477, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 8.314, ये भी जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा 293,323, ये कितना है 50, डिवाइड हो जाएगा 50 से अपॉन 50 नहीं 30 यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर मोल। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्म है, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले अपने से करिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब सॉल्यूशन देखिए, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए, अपने से करने की कोशिश करिए आप लोग। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो इतना दिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये इक्वल टू दिया है 187.06 किलो जूल पर मोल। जूल में कहा जाता है 187.06 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो जाएगा। और टेम्परेचर दिया है T इक्वल टू 750 केल्विन। द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए का दिया है वैल्यू 1.97 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स। तो क्या कैलकुलेट, रेट कांस्टेंट है ना हाफ लाइफ, आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, दो चीज़ कैलकुलेट करना है। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, के इक्वल टू क्या होता है ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया, आर का तो वैल्यू मालूम है हम लोगों को। तो पहले हम लोग ई अपॉन आर टी का वैल्यू निकालना है। ये इक्वल टू क्या है, ये का वैल्यू तो दिया है 187 इंटू 0.06 इंटू 10⁻³ एसआई में रख रहे हैं सब वैल्यू। आर का वैल्यू हो जाए 8314 और टी दिया है 750, इसलिए इसकी वैल्यू तो आ जाएगा। देखिए डाटा दिया है, उसके हेल्प से हम लोग को ये अप्रॉक्स 30 आना चाहिए, लगभग 30 के करीब वैल्यू। आप खुद कैलकुलेट करिएगा ये 30 के करीब, क्योंकि ये जो डाटा दिया है इसके अकॉर्डिंग तो सेटिंग होगा ही। आप खुद कैलकुलेट करिएगा वैल्यू, ये 30 आएगा। के इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू दिया है ए ई टू पावर माइनस 30, इतना का वैल्यू आ गया। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 197 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स, ई टू पावर माइनस 30 का वैल्यू दिया है इतना, तो 9.35 इंटू 10⁻14 ये हो जाएगा। चूँकि फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, ये वैल्यू आएगा आपको कैलकुलेशन के बाद 0.184 सेकेंड इनवर्स, 0.184 सेकेंड इनवर्स। टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ भी निकालेंगे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के वैल्यू तो निकाली है, तो 0.693 अपॉन के जगह क्या रख देंगे 0.184। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपको 3.76 सेकेंड, 3.76 सेकेंड। तो ये हो गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, खुद करिए क्वेश्चन आप। कंपटीशन लेवल का भी एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, एक दो प्रॉब्लम हम दे देते हैं, उसको घर पर करिएगा। पहले इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये दो क्वेश्चन बोर्ड पर हम नोट डाउन कर लिए हैं, आप ये दोनों क्वेश्चन करिएगा आप खुद से, इससे पता चलेगा। अगर दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करिएगा। तो लगभग इस चैप्टर में हम लोग ख़त्म हो गया है, इस चैप्टर फिनिश हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कंसेक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। वो तो बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन में आता है। बोर्ड में वो सब चीज़ें नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा। तो जिनको सिर्फ बोर्ड से मतलब है उनके लिए तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है।
लेकिन जिनको कंपटीशन से भी मतलब है, एडवांस देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए और भी चीज़ें बाकी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जिनको बोर्ड से मतलब है उनके लिए तो चैप्टर फिनिश हो गया है। अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। तो आज यही हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।